लास्ट क्लास में कोई कन्फ्यूज़न हो तो बोलिए, कोई भी दिक्कत हो तो। क्या? अच्छा, क्यों? लिखते जाइए, तेज़ी से हाथ चलाइए, कंसंट्रेशन आप लोग का बना रहेगा। क्या? वाइट बैकग्राउंड में लेके आइएगा, मतलब क्या? अच्छा है, ऐसा है कि जेरोक्स भी नहीं निकलेगा, अच्छा है। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हर साल अस्त्र शस्त्र के आयात निर्यात को लेकर के अपना आंकड़ा, सिपरी सामान्यतः आप देखिएगा सिपरी कहा जाता है, SIPRI, सिपरी, इसके द्वारा हर साल शस्त्र के आयात निर्यात का वैश्विक शस्त्र बाजार के बारे में आंकड़ा उपलब्ध करवाया जाता है कि शस्त्र का खरीद। सर कुछ बिहार करंट अफेयर्स भी होगा डिस्कस? हाँ होगा, एक एक करके होगा ना। नेशनल, फिर इंटरनेशनल, फिर और भी जो कुछ है बचा हुआ, उसके बाद अंत में बिहार करेंगे। इतना हड़बड़ाए हुए क्यों हैं? हमने 12 दिन का कहा था, 12 दिन का वक्त लिया था। शुरुआत में हमने कहा था कि 12 दिन का हमको वक्त दीजिए, उस 12 दिन में आज छठा दिन है ना। और अभी तो की तबीयत मेरी थोड़ा ख़राब है, जुकाम हो गया, इस कारण से थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। और स्लो चल रहे हैं तो आप लोग कहते हैं कि थोड़ा सा और स्लो रहिएगा तो ठीक रहेगा। तो सिपरी के द्वारा हर साल, और ये जो डाटा आपके पास है 2019 से लेकर 2023 तक का डाटा है, कि इस बीच में ऊपर में देख लीजिएगा 2019 से लेकर के 2023 तक का ये डाटा है कि 2019 से 2023 के बीच में इंटरनेशनल आर्म्स एंड इम्यूनिज्म मार्केट का क्या रुझान रहा है, उसका ट्रेंड्स क्या रहा है। तो निर्यातक देश, सबसे पहले हमने निर्यातक देशों का नाम आपके सामने रखा है। 5 जो प्रमुख निर्यातक देश हैं, सब गड़बड़ाया हुआ क्यों है? अब नहीं ना आएगा, इसको मिटाएंगे तभी आएगा। आँख वो काम ही नहीं कर रहा है।
तो सबसे पहले हम लोग निर्यातक देशों को देखेंगे, इसका एक्सपोर्ट करने वाले देश प्रमुख कौन कौन हैं। तो पूरे विश्व में जितना आर्म्स एंड एम्यूनिज्म का ट्रांजैक्शन हो रहा है, आयात निर्यात हो रहा है, तो 42% देखिए यूएसए के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद फ्रांस, फिर रूस, फिर चीन, फिर जर्मनी। 5 प्रमुख आयातक देश देखिएगा तो इसमें इंडिया सबसे ऊपर है। इसके बाद सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन और पाकिस्तान। पहले यूक्रेन नहीं हुआ करता था, वार हुआ है, उसके कारण लगातार यूक्रेन में तेज़ी से आर्म्स का जो इंपोर्ट है वो बढ़ा है। नहीं तो सामान्यतः भारत, सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान ये सब हुआ करता था। अब आता है भारत को शस्त्र आपूर्तिकर्ता कौन कौन है। भारत का जो अपना शस्त्र आयात हो रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा शस्त्र भारत कहाँ से आयात कर रहा है, कौन कौन से देश भारत को सप्लाई कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा शस्त्र देने का काम जो है वो रूस के द्वारा हो रहा है। भारत के कुल शस्त्र आयात का 36% अकेला केवल रूस से होता है। उसके बाद फ्रांस, फिर अमेरिका। फ्रांस और फिर अमेरिका, ये 2-3 नाम ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा निर्यातक देश जो है वो अमेरिका है, सबसे ज़्यादा आयातक देश जो है वो भारत है, और भारत को सबसे ज़्यादा आर्म्स सप्लाई करने का जो काम कर रहा है वो रूस है। क्लियर? तो लिख लिए होंगे। आगे हम लोग आते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का मतलब क्या हुआ? ये आतंकवाद से प्रभावित देश कौन कौन सा है, आतंकवाद के प्रभाव को कौन कौन सा देश झेल रहा है, उसकी सूची इसमें देखेंगे। तो ये इसको जो जारी करने का काम है वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा कल आप लोग कर लिए थे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसके द्वारा भी 1-2 और रिपोर्ट जारी किया गया था, तो सब ध्यान में रखिएगा। किसी एक संस्था के द्वारा 2-3 रिपोर्ट अगर जारी की जाती है तो उसका एक सूची बना लीजिएगा। अब सब काम हम नहीं कर सकते, हम केवल आपको इंडिकेट कर दिया कि ये चीज़ इस तरीका से भी एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है इस तरीका से भी कभी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। तो इसमें टोटल 163 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत का जो रैंकिंग है वो 14वां है। तो ये 14वां रैंकिंग बहुत अच्छा है या खराब है? खराब है, बहुत ऊपर है भाई, 14वें नंबर पर है भारत। अच्छा है ना? तो नहीं बोल रहे थे कि अच्छा है इसलिए पूछ रहे थे। तो सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित देश है तो बुर्किना फासो, इसराइल, माली, पाकिस्तान, सीरिया। शुरू के 5 देश हैं जो सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित हैं। सबसे कम प्रभावित 5 देश तो सबसे नीचे है, जीरो स्थिति में बहुत सारे देश हैं, जिसमें सबसे निचला रैंकिंग जो है वो जिम्बाब्वे का है, फिर जाम्बिया है, वियतनाम है, तुर्कमेनिस्तान है, ट्रिनिडाद टोबैगो है। तो ये सब देश का एकदम अभी देखते नहीं हो कितना हमला होता है, हमेशा ही हमला होते रहता है। खास करके जो बलूचिस्तान वाला इलाका है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आतंकवादी घटना होती है। फिर अफ़गानिस्तान की सीमा से मिला हुआ जो क्षेत्र है वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं हमेशा होती रहती है। स्वात घाटी में बहुत ज़्यादा होता है। आप होता क्या है कि आप तो हिंदी अखबार पढ़ते हैं, प्रभात खबर और ले दे करके बहुत ये होते हैं तो पढ़ लेते। नहीं, प्रभात खबर तो बहुत दूर की बात हम कर रहे। दैनिक जागरण पढ़ते हैं और बहुत मन प्रसन्न हुआ तो एक आध बार कभी प्रभात खबर या कभी कभार वो हिंदुस्तान पढ़ लेते होंगे। वहाँ पर वो सब रिपोर्ट छपता ही नहीं है। न्यूज़ चैनल देखिएगा तो न्यूज़ चैनल प्राइम टाइम वाला जो है 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक में देखते होंगे टीवी पर, वहाँ पर सब आग उगलते रहता है, तो उसी आग के बवंडर में जलते रहते हैं। तो क्या कीजिएगा, पता कहाँ चलेगा कि कहाँ कहाँ आतंकवादी घटना हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सुनते हैं कल का क्या ये था, सुनते हैं तो बताइए तो कल का क्या क्या उसका रिपोर्टिंग था।
क्या हुआ है? हिजबुल्लाह की हमास, हिजबुल्लाह कहाँ का संस्था है? कहाँ का संस्था है? तो न्यूज़ सुना कीजिए, प्राइम टाइम का जो न्यूज़ है उससे इतर हट करके कोई भी स्टैंडर्ड अखबार पढ़िएगा तो आपको ध्यान में होगा कि कौन कौन सा इलाका जो है भारत का या विश्व का, वहाँ पर क्या क्या हलचल मच रहा है, क्या क्या स्ट्रेटजिक पॉइंट है, वहाँ पर क्या क्या चल रहा है। क्लियर? तो इसमें इन लोगों का, इन देशों का ज्योग्राफिकल कंडीशन भी ध्यान में रखिएगा। जैसे बुर्किना फासो है तो ये कहाँ पर है, ज्योग्राफिकल सिचुएशन इसका कहाँ है? फर्स्ट कंट्री का अफ्रीका में है, और अफ्रीका का जो पश्चिमी इलाका है, सोमालिया, इरिट्रिया, ये सब वाला जो, सॉरी ईस्टर्न में है, इधर का जो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र पूरा आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर लगातार कुछ न कुछ होते ही रहता है। इसके बाद इजराइल के बारे में तो जानते हैं, इस पर कुछ। माली, ये भी अफ्रीका में ही है। पाकिस्तान, सीरिया को जान ही रहे हैं। नहीं प्रभावित वाले में देखिएगा तो जिम्बाब्वे, ये कहाँ पर है? ये भी अफ्रीका में ही है, लेकिन अफ्रीका का समझिए कि सेंट्रल अफ्रीका से थोड़ा नीचे। जाम्बिया, वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया में है। तुर्कमेनिस्तान, इसका सिचुएशन कहाँ पर है? सेंट्रल एशिया में कह सकते हैं। ट्रिनिडाद टोबैगो, ट्रिनिडाद टोबैगो, हाँ कहाँ है? कैरेबियन में कहिए, कैरेबियन कंट्रीज है। जमैका, ट्रिनिडाद टोबैगो, ये सब वही कैरेबिया में है। तो ध्यान में रखिएगा, 163 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत का जो स्थान है, भारत का जो रैंकिंग है वो 14वां रैंकिंग है। तो आतंकवाद से प्रभावित देश में 14वें नंबर पर भारत भी है। भले खुश हो जाइए कि हमसे ज़्यादा प्रभावित पाकिस्तान है, पाकिस्तान पे बड़ा प्रसन्न होते हैं ना, क्या अच्छा ठीक है, हम भी परेशान हैं तो है, लेकिन हमसे हमारा दुश्मन जो है हमसे ज़्यादा परेशान है। क्या प्रसन्न हो लीजिए कि भाई वो 5वें नंबर पर ही है। इसके बाद हम लोग आते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। इससे समझते क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता होता क्या है, या आर्थिक स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है, ये करता क्या है। द हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल, इस दोनों के द्वारा ये आंकड़ा निकाला जाता है। इसके साथ साथ वॉल स्ट्रीट के बारे में जानते हैं ना, क्या है ये? वॉल स्ट्रीट के बारे में जानते हैं ना, वॉल स्ट्रीट क्या है? हाँ गुड, इसी का ना फॉल हुआ था जो वैश्विक मंदी आया था, याद नहीं है? इतिहास में पढ़े होंगे, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में। तो इस दोनों के द्वारा इसको निकाला जाता है, इस सूचकांक को, इस इंडेक्स को प्रकाशित किया जाता है। अब हम लोग आते हैं कि ये आर्थिक स्वतंत्रता से का मीनिंग क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता से समझते क्या है, ये क्या क्या चीज़ के बारे में बात करता है। कुछ भी बतलाइए, कुछ जो समझते होंगे। जॉब करने की आज़ादी, कमाने की आज़ादी। अब कुछ जगह पर सही पर जा रहे हैं, नहीं है। कमाने की आज़ादी और क्या, वो आर्थिक स्वतंत्रता थोड़े है, ये सब बकवास बातें हैं। जितना आर्थिक स्वतंत्रता होगी उतना राइट टू लाइफ जो है और ज़्यादा इजी नहीं होगा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते चला जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता जितनी बढ़ेगी तो ये 4 फैक्टर पर काम करता है। एक होता है रूल ऑफ लॉ, कैसे होगा बतलाते चलते हैं, इसका फैक्टर जब जानिएगा तब पता चलेगा। रूल ऑफ लॉ, कानून का राज, जिसको
हमारे माननीय मुख्यमंत्री खूब कहते हैं कि हम कानून का राज स्थापित करते हैं। कितना कानून का राज स्थापित करते हैं वो आपको पता है ना? तो कानून का राज होना चाहिए बुलडोजर की तरह। उसके बाद सेकेंड चीज आता है इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का हस्तक्षेप। इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का हस्तक्षेप। तीसरा चीज आता है नियामक क्षमता, रेगुलेटरी कैपेसिटी। रेगुलेटरी कैपेसिटी। और चौथा चीज आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब किसी भी मार्केट में व्यापार करने की स्वतंत्रता। ओपन मार्केट, ये 4 कंपोनेंट के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है कि आर्थिक स्वतंत्रता है या नहीं है। अब इस 4 कंपोनेंट को आप देखिए, ये 4 कंपोनेंट किसके स्वतंत्रता की बात करता है? जन सामान्य के स्वतंत्रता की बात करता है, या बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े कंपनी हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके स्वतंत्रता की बात करता है? अब आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, बीपीएससी का इसमें एक रूल ऑफ लॉ ही लग रहा है जो कॉमन पीपल के लिए हो। बाकी रूल ऑफ लॉ का जब सब कंपोनेंट, प्रत्येक के 12-12 सब कंपोनेंट हैं, जितना 4 है ना, ये 4 कंपोनेंट के 12-12 सब कंपोनेंट है। तो रूल ऑफ लॉ का जो कंपोनेंट है उसमें है संपत्ति का अधिकार। कितना है आपके पास, कितना फ्रीली आपको दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। उसके बाद है सरकार की प्रतिबद्धता, न्यायिक प्रभावशीलता, इफेक्टिविटी ऑफ जुडिशियरी। अब आप देखिए ना, अब आप इंडिया को ही उठा करके देख लीजिए कि संपत्ति का अधिकार अगर सीमित किया जाता है या संपत्ति का अधिकार अगर दिया जाता है, तो संपत्ति का अधिकार दिया जाता है तो अल्टीमेट फायदा किसको होने जा रहा है? और संपत्ति के अधिकार को अगर सीमित किया जाता है तो उसका अल्टीमेट फायदा किसको होता है? तो आप समझ सकते हैं कि ये किसके फेवर में है। तो ये ओपन मार्केट के फेवर में, ये जो पूरा जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स ये दिखलाता है कि व्यापार वाणिज्य करने की कितनी स्वतंत्रता है। आप न्यू लिबरल इकोनॉमी की तरफ कितना तेजी से बढ़ रहे हैं, मार्केट के प्रभाव में वो देश कितना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कहेंगे इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, तो क्या देखते हैं आप देखिएगा कि जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनका क्या रहा है? हमेशा वो एक नहीं शासन को लेकर के वो क्या कहते चलते हैं, गवर्नेंस को लेकर के उनका क्या स्लोगन है? ये क्या बतलाता है? मिनिमम गवर्नमेंट, मतलब कि सरकार कम हस्तक्षेप करेगी। अब आप देखिए, सरकार कम हस्तक्षेप करेगी तो क्या हो रहा है? पेट्रोल का ही कीमत उठा करके देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में क्या कीमत है। भारत कितना कम कीमत पर रूस से ले रहा है, उसको कितना ज्यादा। भारत सरकार तो नहीं कर रहा है ये काम कौन कर रहा है? यहाँ का कॉरपोरेट कर रहा है। तो कॉरपोरेट को पूरी आज़ादी है। आपके देश में आपको आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस दे रहे हैं, तो आम आदमी को फायदा है या आम आदमी को घाटा है? आप सामान्य छोटा छोटा चीज़ को उठा करके देखिए ना, बहुत दूर सोचने की जरूरत नहीं। वो ऐसा चीज़ उठाए जिसका आप यूज करते हैं, जिस चीज़ का यूज आप करते हैं, जिसके यूज से आप प्रभावित होते हैं। अरे आप यहाँ से अपने घर जाने के क्रम में ऑटो पर तो बैठ के जाते होंगे, तो उसके भाड़ा को लेकर के देखिए। बहुत दूर जाने की क्या जरूरत है? अपने ऊपर इंपैक्ट देख लीजिए ना क्या पड़ता है इसका। तीसरा कंपोनेंट क्या था? रेगुलेटरी कैपेसिटी। तो रेगुलेट करने की कैपेसिटी पहले किसके पास थी? गवर्नमेंट के पास थी। अब किसके पास है? अब मार्केट के पास है। क्लियर? तो अब आया समझ में कि जब आर्थिक स्वतंत्रता होगी तो आर्थिक स्वतंत्रता किसके पक्ष में है? कॉरपोरेट के पक्ष में है, कॉमन मैन के पक्ष में ये नहीं है। क्लियर?
तो कॉमन मैन के पक्ष में कब था? जब सरकार ने बैंक को नेशनलाइज करवाया था, ताकि कॉमन मैन को लोन उपलब्ध हो सके। क्लियर? एग्रीकल्चरिस्ट किसान को लोन उपलब्ध हो सके, इसके लिए बैंकों को नेशनलाइज करवाया था सरकार ने। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो भी बैंक, क्या? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है, जो लोन देना है तो 40% लोन उन्हीं लोगों को देना है, वो भी तो पब्लिक के लिए है। 40% कितना मिलता है, कितना? अरे आप बिहार का ही डाटा उठा करके देखिए ना कि बिहार का कितना सेविंग है और बिहार में कितना लोन बढ़ता है। वो सब कागज के पर की बातें मत कीजिए, उसका व्यवहारिक देखिए कि व्यवहार में वो क्या हो रहा है, वो कंपलसरी है ना कि 40% कितना दे रहा है। जाके कभी डाटा चेक किए हैं? कभी उसको देखिए ना जा करके कि क्या हो रहा है। तो क्या मतलब उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों? हाँ, एडवांटेज है। एडवांटेज है कि आपकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इकोनॉमी, जैसे कल आपके साथ चर्चा कर रहे थे ना कि जीडीपी के आधार पर इकोनॉमी का क्या सिचुएशन है, तो आपकी इकोनॉमी तो बढ़ रही है, लेकिन उस इकोनॉमी के बढ़ने का इम्पैक्ट क्या दिख रहा है नीचे तक। जैसे मार्केट में आप जाइएगा, मार्केट में जाकर के अपने अगल बगल किसी दुकान वाले के पास चले जाइए, उससे पूछिए कि भाई तुम्हारा क्या स्थिति है, तुम्हारा जो सामान बिक रहा है या कुछ भी हो रहा है, क्या सिचुएशन है तुम्हारा। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो कितने परेशान हैं। 2020-2019 के बाद से वो कितना परेशान है, वहाँ जाके पता कीजिए ना। हम हमारे कहने से क्या होता है, आप उनसे जा करके पूछिए कि आपका क्या 2019 के पहले क्या सेल था और 2019 से लेकर के अभी में क्या सेल में डिफरेंस आया है, आप ज़रा बतलाइए। तो खुद बतलाना शुरू करेगा। शुरू में नहीं बतलाएगा, शुरू में कहेगा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा उसको कुड़े दिएगा तब वो बतलाना शुरू करेगा। हाँ, लेकिन ये कभी मत चर्चा कीजिएगा, वो हमेशा उसको कहिए कि हाँ वोट मोदी जी को देना, हम भी मोदी जी को वोट देते हैं, तब वो सब बात बतलाएगा। ये तो समझ जाएगा कि वामपंथी है, ये मति भ्रम करने के लिए आया है, भगाओ रे भाई इसको। ये उठपटांग कुछ सुनसान लेगा और प्रचारित कर देगा कि पहले उसको इस तरह का विश्वास दिला दीजिएगा कि हम भी तुम्हारे ही तरह मोदी जी के सपोर्टर हैं, तब बतलाएगा सब बात। तो शीर्ष 3 देश जो है इसमें, वो सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड है। नीचे के 3 देश, उत्तर कोरिया, यहाँ पर देखिएगा तो गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा कंट्रोल है, क्यूबा, वेनेजुएला। भारत का स्थान अगर देखिएगा तो 126वां स्थान है। टोटल 176 देश में भारत का स्थान जो है वो 126वां है। कल एक लास्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पर भी भारत का स्थान 126वां था, देख लीजिएगा उसको। जो भी था लास्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें भी 126वां स्थान ही था भारत का। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक में? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होगा, कॉमर्स लिखा गया है, तो सुधार लीजिएगा। इसको जारी करने वाला जो संस्था है अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, इस दोनों के सम्मिलित प्रयास से ये इंडेक्स जारी किया जाता है। जिस तरह से कल हम लोग चर्चा कर रहे थे इनोवेशन इंडेक्स की, नवाचार सूचकांक की कल शुरू में चर्चा किए थे ना, या दूसरा नंबर पे रहा होगा, अंतर्राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक या वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स, उसी से मिलता जुलता ये भी है। इनोवेशन होगा तब ना। वो आईपीआर से क्या समझते हैं, जो बौद्धिक संपदा होती है, बौद्धिक संपदा से पहले क्या समझते हैं? बौद्धिक संपदा क्या होता है? कॉपीराइट या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इसको बोला जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट 3 क्षेत्र में काम करता है। एक होता है पेटेंट, एक होता है ट्रेडमार्क और एक होता है कॉपीराइट। ये तीनों 3 चीज का होता है। पेटेंट क्या चीज का होता है? जब हम कोई नया आविष्कार आविष्कार जब कभी भी करते हैं तो उसमें भी 3 चीज़ का होता है। एक होता है पेटेंट, एक होता है ट्रेडमार्क और एक होता है कॉपीराइट।
तो उसका पेटेंट होता है। ट्रेडमार्क किसी भी प्रकार का अगर बिजनेस चल रहा है, जो एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, उसका ट्रेडमार्क होता है। जैसे राकेश मसाला है, जैसे MDH है, तो उसका एक ट्रेडमार्क है। उस ट्रेडमार्क का, जैसे एडिडास है, जैसे एडिडास का देखते हैं ना 3 लाइन जो है वो उसका ट्रेडमार्क है, वो कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है विदाउट हिज परमिशन और विदाउट हिज लाइसेंस। वो जब किसी को परमिशन देगी तो उसके साथ साथ वो लाइसेंस देगी। और कॉपीराइट क्या होता है? केवल लिटरेचर में नहीं होता है, कोई भी चीज जिसको हम श्रव्य और दृश्य माध्यम से प्रदर्शन करते हैं, ऑडियो और वीडियो विजुअल तरीका से अगर किसी भी चीज को हम प्रदर्शित करते हैं तो उसका कॉपीराइट होता है। जैसे कोई मूवी बनाया गया, कोई गाना लता मंगेशकर ने या किसी ने लिखा, किसी ने म्यूजिक दिया, किसी ने उसको गाया, तो वो उसका कॉपीराइट है, उसका आप कॉपी अब नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का, इस IPR को, और जब कभी इनोवेशन होगा तो इनोवेशन जो था वो केवल एक ही जगह को शो करता है, ये उसी को और ज़्यादा बृहद पैमाने पर उसको लेकर के आता है कि किसी भी प्रकार का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कौन कौन सा देश कहाँ कहाँ है, मतलब कितना प्रगति कर रहा है। इसमें अगर आप देखिएगा तो 55 देशों को शामिल किया गया है। भारत का 55 देशों में 42वां स्थान है। अच्छा, नीचे का हमको नहीं मिला, हम बहुत जगह खोजे, बहुत मेहनत किए, नहीं मिला, फिर छोड़ दिए हम। शीर्ष 3 देश जो हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस है। ये IPR को लेकर के IPR इंडेक्स में या बौद्धिक संपदा इंडेक्स में देखिएगा तो इसमें शुरू के 3 देश जो हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस है। भारत का स्थान 42वां है। क्लियर? ये एक फेमस है, यहाँ से खूब प्रश्न पूछा जाता है। यह एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ये बतलाता है कि किसी भी देश में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है। अब भ्रष्टाचार अगर देखिएगा तो यह भी एक हाइपोथेटिकल संकल्पना है। आप स्पष्ट रूप से इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि क्या भ्रष्टाचार है, क्या भ्रष्टाचार नहीं है। आपका सामान्य लोभ भी भ्रष्टाचार हो सकता है। किसी चीज़ को देख करके कभी लोभ आ गया, वो भी भ्रष्ट आचरण हो सकता है। ये कैसे डिसाइड करते हो? वो उसमें नहीं जाता है। भ्रष्ट आचरण वहाँ डिसाइड होता है जहाँ पर आप, जैसे अभी पता चला ना कि USA के कोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल हुआ किसी एक उद्योगपति के खिलाफ। यहाँ की सरकार शांत रह गई, यहाँ की सरकार उस पर कुछ नहीं की। तो होगा कि एकदम इसी तरह का उसका अलग अलग मानदंड होता है कि जैसे कोई भी टेंडर इशू हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, उस काम की क्या इफेक्टिविटी है, हर चीज़ को काउंट करके इस चीज़ को, इसका पूरा मानदंड तैयार किया जाता है। तो इसमें टोटल 180 देशों को शामिल किया गया। भारत का स्थान देखेंगे तो 93 है। अच्छा, हर सूचकांक में एक साल पहले का क्या स्थिति था वो जरूर एक बार आप अपने स्तर पर देख लीजिएगा। हम कुछ जगह पर बतला दिए हैं। साउंड नहीं जा रहा है क्या? आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? जो ऑनलाइन में है लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। हाँ, आवाज जा रही है। तो क्या चीज? अत्यधिक वाला इधर है, सोमालिया, वेनेजुएला। कम भ्रष्टाचार वाले 4 देश, सॉरी, ये अधिक भ्रष्टाचार वाले हैं। हमको लगता है हम कॉपी करने के समय में वही करके छोड़ दिए हैं। तो ये अधिक भ्रष्टाचार वाले देश हैं। कम भ्रष्टाचार वाले जो देश हैं, जो सबसे ऊपर हैं, उसमें डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे है। सबसे ज़्यादा अगर देखिएगा तो सोमालिया, वेनेजुएला,
सीरिया, दक्षिणी सूडान है। भारत का स्थान अगर आप देखिएगा तो बीच बीच में है, 180 चुकी है, तो भारत का 93 है, तो आधा से थोड़ा पीछे है। एक उस दिन हम लोग डिस्कस किए थे इन्वायरमेंटल ट्रांजिशन को लेकर के, पर्यावरण, क्या नाम था उसका, नहीं ऊर्जा संक्रमण अलग था, एक पर्यावरण को लेकर के भी था, कुछ था ऐसे ही, देख लीजिएगा उसको। एक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक है जिसको जारी करने वाला संस्था जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, ये तीनों के द्वारा इस सूचकांक को, इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। इसमें भी संकेतकों की 4 श्रेणी है, जैसे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 4 श्रेणी थी, उसी तरह यहाँ भी 4 श्रेणी है, जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस का कितना एमिशन हो रहा है उस देश में। उसके बाद सबसे ज़्यादा स्कोर जो है इसी को दिया गया 40%। नवीकरणीय ऊर्जा, उसके बाद ऊर्जा उपयोग, और फिर जलवायु नीति, इन्वायरमेंटल पॉलिसी क्या वो बनाया है, क्या क्या कानून बनाया है, इस चीज़ को एक फैक्टर के रूप में लिया जाता है। एनर्जी कंजम्पशन को एक फैक्टर के रूप में लिया जाता है। इसके बाद इसके साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी का क्या योगदान है वहाँ के एनर्जी कंजम्पशन में, और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। तो ये तो याद है ना कि भारत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कौन सा स्थान रखता है। निधि बताओ तो, निधि को बतलाने दो, हम निधि से पूछ रहे थे, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? क्या बोली थी? तीसरा, और कोई आदमी? तीसरा था, चौथा था, तीसरा, देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद इसका जब पूरा कैलकुलेशन देख लीजिएगा पीछे उलट के, इसका जब पूरा कैलकुलेशन किया गया है तो इसमें शुरू का जो 3 स्थान था उस 3 स्थान पर किसी भी देश को नहीं रखा गया है। इस इंडेक्स को जारी करने में फर्स्ट 3, 1, 2, 3 का जो रैंक था इसको खाली छोड़ दिया गया है। क्यों? क्योंकि कोई भी देश इमिशन का जो वादा किए हुए हैं, जिसको हम 1.5% तक लाने, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5% कम करने की दिशा में इमिशन को रोकने का काम करेंगे, वो कोई भी देश नहीं कर रहा है। जितना कमिटमेंट उसने किया उस कमिटमेंट को पूरा करने से इनकार कर दिया। इस कारण से फर्स्ट 3 जो रैंक है वो लगातार बहुत सालों से उसको खाली छोड़ दिया जाता है। तो पहला 3 रैंक जो है वो खाली है। चौथा स्थान पर डेनमार्क, 5वां पर एस्टोनिया, 6ठा पर फिलीपींस और 7वां पर भारत है। तो यहाँ भारत बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। एक अकेला सूचकांक अभी तक आपको पूरे में मिलेगा जहाँ भारत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अंतिम 3 देश देखिएगा तो सऊदी अरब, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात है। अब देखिएगा ये तीनों देश जो है, तीनों देश ऑयल प्रोडक्शन से जुड़े हुए कंट्रीज हैं। अगर ऑयल प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ कंट्री है तो वहाँ पर आप देखिएगा रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में वो ज़्यादा, क्योंकि उसके लिए उसको खर्च करना पड़ेगा और ऑयल तो उसके पास सस्ता में ही उपलब्ध है। हाँ, उस पर भी हम चर्चा किए थे आपके साथ। अब रिपोर्ट आना शुरू हुआ है उसके बारे में, अब रिपोर्ट आना शुरू होने लगा है। अब अखबार में देख रहे हैं पिछला 2-3-4 दिन से कुछ उसके बारे में आना शुरू हुआ है उसके बारे में। अच्छा हाँ, ये worldatlas.com के द्वारा विश्व की कोयला खदानों का एक ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न है, लेकिन ये पूछा जा सकता है। विश्व का 5 सबसे प्रमुख कोयला खदान, जहाँ से कोयला एक्सट्रैक्ट का जो खनन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोल माइनिंग बहुत ज़्यादा का होने के लिए 5 जो प्रमुख, इसमें सबसे पहला है ब्लैक थंडर माइन, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है।
दूसरा है गेवरा, ओपन कास्ट खदान, ओपन कास्ट माइन। ये भारत में है और छत्तीसगढ़ में है। तो अगर ज्योग्राफी में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा कोयला खदान कौन सा है, तो ध्यान में रहेगा गेवरा है। तीसरा नंबर पर नॉर्थ एंटेलोप रोसेल माइन है, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चौथा नंबर पर कुसमुंडा खदान है, यह भी छत्तीसगढ़ में यह भी है। ओपन कास्ट। उसके बाद नॉर्थ सॉन्सी माइन है जो चीन में है। ओपन कास्ट से यहाँ क्या आशय है सर? माइनिंग का प्रकार होता होगा कोयले के खनन का। ज्योग्राफी वगैरह में कोई ये होंगे, ज्योग्राफी का मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आप ज्योग्राफी में जो टीचर होंगे उनसे पूछ लीजिएगा। ओपन कास्ट माइन केवल ध्यान में रखिएगा। यहाँ से तो दिख रहा होगा, यहाँ पर तो भारत का दो जो सबसे बड़ा खान है वो गेवरा और कुसमुंडा है। ये दोनों छत्तीसगढ़ में स्थित है। बहुत पहले जब आप ज्योग्राफी में याद करते होंगे तो देखते होंगे कोयला के उत्पादन में कौन से राज्य को सबसे टॉप नंबर पर रखते हैं। अरे हर साल आप लोग वो बदलते हैं ना, ज्योग्राफी में टॉप किस किस चीज़ का उत्पादन किस किस राज्य में ज़्यादा होता है, फसल में और माइनिंग में। याद करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। कौन कौन सा राज्य है? झारखंड है ना, लेकिन झारखंड भारत का सबसे बड़ा खान नहीं है, कंफ्यूज इसलिए हमको नज़र पड़ा तो हम आपके सामने रख दिए कि ये रिसेंटली इसके बारे में पता चला है, तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। वो जो आप याद किए होंगे, जो भी आपका डाटा होगा, कौन सा राज्य क्या है, उसमें कोई हस्तक्षेप किए बगैर सबसे बड़े खदान के रूप में इसको याद रखिएगा। वो जो भी आपको डाटा मिला होगा, जहाँ कहीं से भी आप लिए होंगे, हर साल खान मंत्रालय के द्वारा डाटा प्रस्तुत किया जाता है, तो वहीं से, और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा खासकर इकोनॉमिक सर्वे में जो फसल का उत्पादन होता है उससे जुड़ा हुआ डाटा दिया जाता है। तो फसल उत्पादन का डाटा वहाँ से लेकर के आप याद करते होंगे, जैसे गेहूं का, चावल का, यही सब ना पूछा जाता है, सरसों, मक्का, ये सब के बारे में। तो वो सर्वे में डाटा मिलता है आपको। राज्य का भी आपके राज्य के इकोनॉमिक सर्वे में मिलता होगा कि कौन कौन सा जिला राज्य में टॉपर मोस्ट है। तो वो सब प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, ये सब कर लिए हैं ना, ये सब जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से खूब प्रश्न रहता है। इसका हम लोग आते हैं विश्व धरोहर स्थल। विश्व धरोहर स्थल के बारे यहाँ से भी खूब प्रश्न पूछा जाता है। कोई भी क्षेत्र अगर इसमें शामिल होता है तो वहाँ से खूब, चूंकि ये आपके कल्चर से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे विश्व धरोहर स्थल है क्या, किसके द्वारा मान्यता दी जाती है। तो ये जब कभी भी दी जाती है तो यूनेस्को के द्वारा दी जाती है। यूनेस्को यूएनओ की एक संस्था है। इसके अध्यक्ष का नाम याद कर लीजिएगा। कौन है इसके अध्यक्ष? ऑड्रे अजोले हैं शायद, ऑड्रे अजोले, नाम याद रखिएगा, ऑड्रे अजोले। तो इसके 46वें सत्र का जो आयोजन था, यह 2024 के 21 से लेकर के 31 जुलाई तक भारत मंडपम, प्रगति मैदान पहले हुआ करता था, अब उसी को भारत मंडपम बना दिया गया है। तो वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। इसका जो उद्घाटन था, इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने किया था। और माननीय प्रधानमंत्री स्लोगन देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत जाने जाते हैं, हमेशा नया नया स्लोगन देते रहते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने एक स्लोगन दिया था, विकास भी विरासत भी। विकास भी
विरासत भी, भले विरासत को डुबा दे। विकास की नदी बहाने में विरासत को डुबा दें, लेकिन नारा देने में वो सबसे आगे रहते हैं, विकास भी विरासत भी। और बड़ा सुंदर एक चौपाई है रामचरितमानस में, जस दुल्लह तस बनी बराता। हुआ यूँ कि शिव का बारात निकलने वाला था। अब शिव अपने अशिव भेष में मौजूद थे। अशिव भेष मतलब समझते हैं, जो सामान्यतः दुल्हा के लिए जो वेश परित्यक्त होता है, उसी वेश में शिव दुल्हा बन करके तैयार थे। तो विष्णु कहे कि भाई वर के अनुरूप बारात नहीं है, क्योंकि सारे देवता सज धज के आए थे कि शिव का बारात जा रहे हैं, हम लोग सज धज के जाते हैं। अब वहाँ देखते हैं कि शिव जो है वो श्मशान का जो राख है वो शरीर पर लपेट लिए हैं, सिर पर सांप को रख लिए हैं, बाघंबर पहन लिए हैं, हर जगह सांप वाँप है। तो देखते हैं कि ये तो हमारे अनुरूप बारात ही नहीं है, तो मतलब दुल्हा के अनुसार जो बारात होना चाहिए वो नहीं है। तो बोलते हैं कि नहीं, ये तो सब अपने अपने समाज के साथ चलिए, दुल्हा को अपने समाज के साथ चलने दीजिए। तो फिर वो अपने नंदी और भृंगी को कहते हैं, तो वो सब उनके जितने भी दूत भूत पिशाच वगैरह थे वो सबको बुलाता है, तो वो सब फिर अपना बारात में सब साथ में लेकर के उसको चलते हैं। तो वहीं पर तुलसीदास लिखते हैं वहीं पर कि जस दुल्हा तस बनी बराता। तो जैसा दुल्हा होता है वैसे बारात बन जाती है। तो जैसे दुल्हा हैं वैसे ही उनकी पूरी टीम बारात बन करके काम करती है। अब देखिए कि कल बड़ा मनोरंजक चीज़ है। 1992 में या 1991 में एक एक्ट पारित किया था भारतीय पार्लियामेंट ने कि 1950 से पहले, केवल बाबरी मस्जिद को छोड़ के 1950 से पहले जो भी धार्मिक संरचना बनी हुई है उस धार्मिक संरचना को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब जब कहे कि 10 दुल्हा तस बनी बराता, मतलब कि उनके जो सहयोगी जितने भी जस्टिस वगैरह सब बनते हैं, अब वो जब जजमेंट देना शुरू करते हैं तो इस क्लाउज का वो, इस अधिनियम का वो उल्लंघन कर करके हर जगह सर्वे को अलाउ कर देते हैं। अब सर्वे को लेकर के देखिए कि कितने आदमी मारे जा रहे हैं, कितना दंगा भड़क रहा है। सर्वे के साथ साथ मतलब उनके साथ जो हुलड़पंथी सब जो रहते हैं वो सब पहुंच जाते हैं, हल्ला हंगामा करते हैं। अब कल इतना बेवकूफ़ाना डिसीजन लिया है कि वो अजमेर का जो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है उसके सर्वे का ऑर्डर दे दिया है। किस बेवकूफ़ ने, बेवकूफ़ ही कहना चाहिए वैसे आदमी को, बिना न्यायिक अवमानना से डरे हुए कहना चाहिए कि किसी बेवकूफ़ ने इस तरह का ऑर्डर दिया है। उसके पास मतलब माइंडलेस होकर के किसी ने ऐसा ऑर्डर पास किया है कि उसका सर्वे किया जाना चाहिए। इससे बड़ा बेवकूफ़ाना काम हो ही नहीं सकता है, लेकिन क्या कीजिएगा। इसलिए क्या कि जस दुल्हा तस बनी बराता। तो दुल्हा जो है वो कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी, लेकिन चूंकि विकास और विरासत पर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा बहक गए। तो यहाँ पर मोदी जी ने नारा दिया था, हो सकता है पूछा जाएगा आपसे कि ये विकास भी विरासत भी का नारा कहाँ दिया गया था। कुछ नारा उनका याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसमें विश्व में कुल नए 24 जगहों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसमें से 24 जगह जो, इसमें से 19 कल्चरल है, 4 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित स्थल, प्राकृतिक और कल्चरल दोनों शामिल, जिसमें से भारत का मात्र एक स्थल को यहाँ पर शामिल किया गया है। उस स्थल का नाम है मोइदम्स। यही मोइदम्स है, आप देख रहे हैं आपके सामने जो पिक्चर है, यही मोइदम्स है। मोइदम्स है कि वहाँ पर जो अहोम वंश के लोग थे, अहोम वंश के जो शासक थे, वो चीन से पलायित होकर के आए थे और यहाँ पर उन्होंने अपना शासन स्थापित किया था। तो ये एक तरह से उनके जो भी सदस्य होते थे उनको दफन, जिस प्रकार से आप स्तूप देखते हैं, स्तूप में जैसे कोई भी जो बौद्ध भिक्षु होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद उनके अवशेष को सुरक्षित रखा जाता है, तो उसी तरह से मोइदम्स एक टीला नुमा संरचना होती है जहाँ पर उन्हें दफन किया जाता है। तो जैसे पिरामिड था मिस्र में, उसी तरह की एक संरचना है जो असम में स्थित है। इसी को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यद्यपि ये नहीं शामिल किया जाता तो आप इसके बारे में जानते भी नहीं।
कोई चर्चा भी कभी नहीं सुने होंगे, कोई किसी चीज़ के बारे में कभी इसके बारे में जाने भी नहीं होंगे। फर्स्ट टाइम जब यूनेस्को ने इसे धरोहर सूची में शामिल किया तब इसके बारे में जाने हैं, या अहोमों के विषय में भी जाने हैं। थोड़ा सा पढ़े होंगे, जब विद्रोह ये लोग करता है, वो गोमधर कुंवर और उन लोगों का जो विद्रोह होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानते होंगे। उसके बाद देखेंगे तो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भारत का जो रैंकिंग है वो 6ठा स्थान है भारत का। सबसे ज़्यादा इटली का धरोहर सूची में सबसे ज़्यादा प्लेस जो है वो इटली का है, चीन का 59, जर्मनी का 54, फ्रांस 53, स्पेन 50 और भारत का 43। तो भारत का विश्व धरोहर सूची में 6ठा स्थान है। ये फैक्ट है, इस फैक्ट को थोड़ा ध्यान में आप रखिएगा। अब आप देखिएगा तो असम से एक इसको शामिल किया गया। असम से और कौन कौन सा क्षेत्र है जिसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? इसको कल्चरल क्षेत्र में शामिल किया गया है। ये भी याद रखिएगा कि इसको सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। तो असम से और कौन कौन सा जगह है, कितने जगह हैं जिसको शामिल किया गया? असम से कुल 3 स्थल हैं जिनको शामिल किया गया है इसको मिला करके। तो 2 स्थल और है, एक काजीरंगा और दूसरा मानस। काजीरंगा और मानस, इस 2 अभयारण्य को विश्व धरोहर सूची में असम से शामिल किया गया। तो असम से ये तीसरा स्थल है जिसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। दोनों अभयारण्य जो है दोनों प्राकृतिक श्रेणी में है और ये कल्चरल श्रेणी में है, सांस्कृतिक श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। क्लियर? विश्व धरोहर सूची का पब्लिकेशन जो है विश्व धरोहर पर लेकर के एक कन्वेंशन हुआ था, एक अभिसमय था 1972 का। भारत उसका मेंबर 1976 में बना था। 1976-1977 में भारत उसका मेंबर बना था। उसके बाद से भारतीय स्थल इसमें लगातार शामिल होते रहे। इसके अभी 196 मेंबर हैं। विश्व धरोहर अभी समय का यूनेस्को का 196 मेंबर है। सबसे अंतिम सदस्य जो बना है वो नौरू है, जो अभी अभी बना है। ये 196वां सदस्य जुलाई 2024 में 22 जुलाई 2024 को नौरू को इसमें शामिल किया गया है। तो ये नाम याद रखिएगा। कुछ नया होता है तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्लियर? ये तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हाँ, यूनेस्को के द्वारा ही मानवता का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इसको लेकर के भी उसमें भी कुछ चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त क्या होता है? इंटेंजिबल तो इंग्लिश हो गया ना इसका। पहले ये बताइए कि मूर्त और अमूर्त में क्या अंतर है? गुड, देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे मूर्ति हो गई, सीधे मूर्ति पकड़िए ना, मूर्ति से मूर्त हो गया। मूर्ति साक्षात आपके सामने खड़ा है, आप उसको देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं। अमूर्त हो गया विचार, जिसको आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो उसमें क्या आता है? जैसे नृत्य, जैसे संगीत, गायन हो रहा है, उसको आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको केवल महसूस कर सकते हैं। नृत्य है तो नृत्य तो केवल प्रदर्शन किया जा रहा है ना। तो ये सब चीज़ क्या है? अमूर्त चीज़ है। तो इसी तरह अमूर्त विरासत सूची में इसका जो मीटिंग था ये कसाने बोत्सवाना में संपन्न हुआ। इस बैठक में 51 नई विरासत को इसमें शामिल किया गया। इसमें से 45 को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया और 6 को अविलंब संरक्षण
की आवश्यकता वाली अमूर्त सूची में शामिल किया गया। इसमें से एक विरासत भारत का था जिसको गरबा नृत्य जो है इसको शामिल किया गया। गरबा नृत्य होता क्या है? आपके यहाँ का नृत्य है क्या होता है? अवसर पर किया जाता है, हम जानते हैं, वो देखे होंगे ना। ऐसे वाला नाच बता दीजिएगा तो हो गया। क्या होता है ये बतलाइए। क्या? डांस का एक टाइप है, ठीक है। दूध को लकड़ी ले लेता है, वो डांडिया होता है। गरबा जो होता है ना, मतलब दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा की आराधना करने के लिए, तो आप देखिएगा कि गर्भ शब्द से ये निकला है। तो एक मिट्टी का एक बर्तन होता है, उस मिट्टी के बर्तन में बहुत सारे होल होते हैं, छेद होते हैं, उसके अंदर दीप जला करके रखा जाता है और उसी के चारों तरफ नृत्य किया जाता है। उस नृत्य को गरबा कहते हैं, जो दुर्गा की आराधना के लिए, उसी के थ्रू दुर्गा की आराधना की जाती है। ऐसा कुछ तो दिखता नहीं है यहाँ पे। आप देखते ही नहीं हैं। उसके जगह पर जो आजकल डांडिया नाइट्स होता है, उस डांडिया नाइट्स में चले जाते होंगे, वहाँ पर जाकर के उछल कूद मचाते होंगे, खूब खाना वाना जम के खा के फिर चले आते होंगे। और बिहार में भी कहीं उस टाइप का देखेंगे। क्या चीज़? गरबा एकदम होता है। हाँ, नहीं, जैसे दुर्गा पूजा, जैसे ये जब कभी भी होगा तो जो यहाँ पर लोकल उसका, जैसे डांडिया अगर होता है या गरबा अगर होता है तो ये अनुष्ठानिक है। जैसे मिथिला मधुबनी आर्ट जो है वो एक अनुष्ठानिक आर्ट है। विवाह के समय में कोहबर और ये सब बनेगा, लेकिन उसके अलावा जब आप उसको देखिएगा कि जब वो कमर्शलाइज हो गया है तो वो अलग चीज़ है। तो आप जो देख रहे हैं गरबा, वो उसका कमर्शियल वर्सन है। ये अनुष्ठानिक नृत्य आप नहीं देख रहे हैं। तो अनुष्ठानिक नृत्य में पूरी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, उसके पूरे रस्मों को मानते हुए तब वो आयोजित किया जाता है। नहीं, बंगाल का अलग है। अरे बंगाल में तो पूजा के बारे में बतलाए थे ना कि कैसे ये पूजा शुरू हुआ था। तो वो तो कल्चर को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी जाती हैं इन सब चीज़ों को। जैसे कुछ मंदिर में कुछ नया परंपरा जोड़ दिया जाएगा कि अच्छा ये है, इसके लिए आप वहाँ पर जा रहे हैं देखने के लिए। तो उसी तरह का चीज़ है। गरबा मुख्यतः अनुष्ठानिक नृत्य है। अनुष्ठानिक नृत्य मतलब समझते हैं ना, जिसका अनुष्ठान से जुड़ाव है। तो अनुष्ठान जब कभी भी होगा तो उसका जुड़ाव अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी से होगा। तो ऐसे तो देखिएगा कि सब शराब पी करके और खूब डांस किए जा रहे हैं, वो सब गरबा नहीं है। वो गरबा का कमर्शलाइज्ड रूप है। वो तो ख़त्म बकवास है। वो तो उसका अपना नृत्य, अपना गान रहता है, उस गान पर वहाँ पर नृत्य होता है। तो जो भगवती का, और हर क्षेत्र का अलग अलग है। मिथिला क्षेत्र में जाकर के देखिएगा तो भगवती के गाने का अलग नहीं, नचारी शिव का होता है, भगवती का नहीं होता है। बिहार में अगर आप रहते हैं, जैसे भोजपुरी क्षेत्र में उसको पचरा कहा जाता है, तो आप जानिएगा तब ना। सब कुछ है सो हुआ क्या है ना कि आप कट गए हैं उन सब चीज़ों से, तो आपको सुनिएगा ये सब शब्द। तो वो अच्छा किया बीपीएससी जो एक सी सेक्शन डाला है, जहाँ पर बिहार से जुड़ा हुआ लोकोक्ति कहावत पर एक निबंध आपसे पूछा जाता है। और सौभाग्य है कि वो क्लास में ही लेता हूँ। हाँ, इसमें थोड़ा सा और सूची है, सबको देख लीजिएगा, थोड़ा जान लीजिए। मनोरंजन का चीज़ है। इसमें और क्या क्या चीज़ शामिल किया गया है। रामलीला को सबसे पहले शामिल किया गया था 2008 में, रामलीला। उसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, कुटियात्तम एक संस्कृत नाट्य कला है केरल का, रम्मन गढ़वाल हिमालय का एक धार्मिक उत्सव है, इसको शामिल किया गया था। मुडियेड ये केरल का एक अनुष्ठानिक रंगमंच है, इसका भी अनुष्ठान से जुड़ाव है। कालबेलिया नृत्य ये तो जानते होंगे, जो सिर पर घड़ा रख करके जो नृत्य होता है राजस्थान में। छऊ जानते हैं, बिहार और खासकर उड़ीसा का, मुख्यतः ये उड़ीसा का नृत्य है। इसके बाद लद्दाख का जो बौद्ध
मंत्रोच्चारण है उसको शामिल किया गया है। संकीर्तन मणिपुर का अनुष्ठानिक ये गायन का शैली है। शंकर देव से ये प्रभावित है, वैष्णव संत थे एक शंकर देव, उनसे प्रभावित है ये। पंजाब का ठठेरों के द्वारा जो पीतल और का जो कांसे का बर्तन बनाया जाता है उसको शामिल किया गया। योग, नवरोज, नवरोज किसका त्योहार है? पारसियों का त्योहार है। कौन कौन मनवाया था इसको? बलबन और अकबर, याद रखिएगा। कुंभ मेला, ये सब याद रखिएगा, रहता कहीं और है, पूछता कहीं और से है प्रश्न। कुंभ मेला, कोलकाता की दुर्गा पूजा और गुजरात का गरबा अभी 15वां लिस्ट जो है सांस्कृतिक धरोहर के रूप में 15वें नंबर पर ये आयोजित किया जाता है। हाँ जैसे भी प्रस्तावित है दिसंबर जनवरी में इलाहाबाद में। हाँ तो वर्तमान जो व्यवस्था है सरकार है तो हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कर सकते हैं। देखिए, कुंभ का कल्चर क्या समझते हैं? कुंभ के कल्चर से आप क्या जानते हैं? क्या है कुंभ? वर्तमान सरकार प्रोटेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो तब ना जानेंगे, जब हम जानेंगे कि कुंभ है क्या। बताइए कुंभ क्या है? क्या 12 साल पर लगता है। ये तो सामान्य, मतलब कोई भी बतला देगा कि मतलब भैंस चराने वाला भी बतला देगा कि 12 साल पर कुंभ लगता है। तो भैंस चराने वाले में और आप बीपीएससी का एग्ज़ाम प्री देने वाले हैं जस्ट 15 दिन के बाद, तो दोनों के सोच में क्या अंतर होगा? आप कैसे कुंभ को देखते हैं? क्या है कुंभ, बतलाइए। क्या होता है? क्या है कुंभ? बृहस्पति ग्रह के उसके अनुसार लगता है। क्या चीज? कुंभ, अच्छा। और कुछ? अच्छा, कभी कथा उथा सुने हैं? सत्यनारायण का कथा तो कम से कम सुने होंगे। नहीं, वो भी नहीं सुने हैं। हैं? बाप रे, तो पूरा बहुत भारी समस्या है। लीलावती कलावती की कथा। नहीं, वो तो छोड़िए नहीं। कथा की शुरुआत कहाँ से होती है? पहला लाइन क्या होता है? कथा की शुरुआत कहाँ से होती है? एकदा नैमिषारण्य से शुरुआत होता है ना। तो ये नैमिषारण्य में क्या होता था? सब कथा देखिएगा कि नैमिषारण्य से ही शुरू हो जाता है। सारे कथा की शुरुआत वहीं से होती है। तो ये ऐसा था क्या भाई? नैमिषारण्य में होता क्या था जो वहीं से सारी कथा शुरू होती थी? तो ये ऐसा ओकेज़न बनाया गया था कि हर 4 साल पर भारत के 4 क्षेत्र में, चारों क्षेत्र अगर देखिएगा तो एक दक्षिण भारत का क्षेत्र है, एक मध्य भारत का क्षेत्र है, एक उत्तर कंप्लीट सुदूर उत्तर भारत का क्षेत्र है और एक मध्य भारत का इलाहाबाद का क्षेत्र है। 4 जगह पर कुंभ हर 4 साल पर रिपीट करता है और इस तरह से हर 12वें साल पर एक जगह पर दोबारा आकर के वो लगता है। तो ये इसलिए था कि यहाँ पर जितने होता क्या है, जब भी जहाँ कहीं भी लगेगा तो इसका स्नान का डेट फिक्स है कि वही बसंत पंचमी से शुरू होगा और शिवरात्रि तक जाकर के ख़त्म हो जाएगा। तो जितने महत्वपूर्ण पर्व ऐसे शिवरात्रि में और बसंत पंचमी में गंगा में स्नान का कोई डेट नहीं होता है, लेकिन जब जब कुंभ लगता है तो देखिएगा बसंत पंचमी से शुरुआत होती है। बसंत पंचमी भी नहीं, मकर संक्रांति से शुरुआत होगी। मकर संक्रांति, फिर बसंत पंचमी, कभी कभी क्या होता है, कभी कभार एक आध बार कभी कभी ऐसा हुआ है कि मकर संक्रांति से पहले बसंत पंचमी पड़ गया है, क्योंकि वो चंद्रमा से होता है, ये सूर्य से होता है ना। तो कभी कभी जो गैप होता है कि जब एक साथ 2 महीने हो जाते हैं तो उसी क्रम में कभी कभी उससे पहले भी हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि मकर संक्रांति से शुरू होगा और
शिवरात्रि के दिन जाकर के खत्म हो जाता है। 4 जगह कौन कौन सा है? ये भी नहीं जानते हैं। है, रामेश्वरम में थोड़ी कुंभ लगता है। नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और ये प्रयाग। इलाहाबाद मत कहिए, प्रयाग कहिए। कुंभ प्रयाग में लगता है। संगम पर। नदी का भी नाम याद रखिएगा। नासिक में गोदावरी, उज्जैन में शिप्रा, हरिद्वार में गंगा और यहाँ पर संगम, गंगा जमुना सरस्वती। तो इस जगह पर सभी जुटते थे और जुटने के बाद क्या करते थे कि समाज के क्या रेगुलेशंस होना चाहिए, धर्म का क्या रेगुलेशंस होना चाहिए, धर्म समाज को कैसे बांधे, धर्म समाज को नियंत्रित करने में क्या रोल हो, यही वो तैयार करते थे, यही नियम बनाया जाता था। अब देखिएगा कि हर्षवर्धन बौद्ध राजा था, फिर भी वो कुंभ मेले में पार्टिसिपेट करता था और अपना सब कुछ दान दे देता था। और ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया था, आग लगवा दिया था एक बार। वो प्रयाग असेंबली और उज्जैन असेंबली दोनों के बाद तो एक बार उसके शिविर में पूरा आग ही लगवा दिया था उन लोगों ने। खैर वो सब अलग कहानी है, उस सबसे हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। हिंदू महासभा का गठन इसी तरह हरिद्वार में जब कुंभ का आयोजन हुआ था 1915 में, तो वहीं पर हिंदू महासभा का गठन किया गया था। तो अब आपको पता चल गया होगा कि वो कैसे किस कल्चर को कुंभ प्रमोट करता है और उस कल्चर को कैसे संवर्धित या संस्थापित किया जाएगा। आपने चूंकि कहा तो हम उसके पूरे कल्चर तक पहुंच गए कि आखिर क्या क्या होता है कुंभ में। ऐसे क्या ना शंकराचार्य से इसको कुछ लेना देना नहीं है। ये जो भी कल्चरल व्यवस्था है इंडिया में, जब हम आप में इसीलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, या बांग्लादेश या पाकिस्तान में नहीं सेलिब्रेट कर सकते, उनका अपना कल्चरल व्यवस्था है। नहीं, कहीं भी बिहार के लोग कुंभ नहाने के बनिस्पत गंगा दशहरा के दिन और कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करना महत्वपूर्ण समझते हैं। और केवल गंगा में स्नान करना नहीं, कोई भी जो जैसे मिथिला क्षेत्र के लोगों को देखेगा तो कमला में और गंडक में स्नान करेंगे, उसी को गंगा कहेंगे। तो वो आप नहीं कह सकते हैं, आप थाती नहीं थोप सकते कि यही है। सबका वो अपना अपना लोकल कल्चर होता है और उससे वो प्रभावित होता है। जैसे इलाहाबाद जो है वो हर साल माघ मेला के लिए जाना जाता है, वो हर साल लगता है। जैसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है, हाँ गंगा नहाते हैं सब, हाँ तो हर जगह होता है। नहीं, वो बिहार के क्षेत्र में केवल फेमस है, वो और जगह नहीं है वो। तो वो हर जगह का लोकल कल्चर है, वो हर जगह का है और हर जगह का अपना अपना है। और किसी का भी कोई भी हो, वो हिंदू हो मुसलमान हो, सबका एक तरह का होता है। बिहू मनाया जाता है असम में, या केरल में ओणम मनाया जाता है। तो आप कहिएगा कि उत्तर भारत के लोग ओणम मनाने लगे, हो सकता है। या महाराष्ट्र में जो गणेश पूजा होता है, तो सब लोग ना उसमें सम्मिलित होते हैं कि केवल हिंदू सम्मिलित होते हैं। पंडाल बनाने का काम मुस्लिम लोग करता है कि नहीं करता है, लाइटिंग का काम वो लोग करता है कि नहीं करता है। आप केवल पूजा को ही प्रधानता क्यों देते हैं? वो पूरा एक कॉमर्शलाइज्ड बिजनेस है और उसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं। कपड़ा जो आप पहनते हैं वहां पर कपड़ा मैक्सिमम कौन बनाता था, बुनकर कौन होता था? मैक्सिमम मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग होते थे। तो आप कैसे बाइफर्केट कर दीजिएगा सबको कि ये केवल उन्हीं का त्योहार है? हाँ बोलिए। हाँ, ये बहुत पहले बोला जाता था, बहुत पहले इसलिए बोला जाता था कि वो जो जगह था ना, वो बड़ा जाता कब था वहाँ स्नान करने? मकर संक्रांति के दिन। और मकर संक्रांति के टाइम में क्या होता था कि धुंध की स्थिति बहुत ज़्यादा रहती थी, तो नाव से लोग जाते थे और वो नाव के टकराने का और डूबने का बहुत संभावना रहता था, तो बहुत आदमी मर जाता था। बहुत लोग बूढ़े बूढ़े लोग को ले जाते थे, अपने घर के लोगों को, और वहाँ छोड़ देते थे मरने के लिए। रियलिटी है ये बात।
ये रियलिटी है कि देखते थे कि इनको लाने में कोई फ़ायदा नहीं है, गंगा सागर में गए, वहीं पर मोक्ष मिल गया उनको। जैसे सगर के 60,000 पुत्रों को वहाँ पर मोक्ष मिल गया था, वैसे ही सब समझते हैं कि वहाँ जाकर के मोक्ष मिल जाएगा। मतलब ऐसा ऐसा कुरीति ये लोग निकाल चुके थे कि काशी में एक आरा था, उस आरा से कटवा के समझते थे कि कट जाएगा तो मोक्ष मिल जाएगा। 7 जगह था, उस 7 जगह को मानते थे। कैसे है? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, चैव सप्तैता, मोक्षदायिका। ये 7 जगह को समझते थे कि यहाँ पर बूढ़ा आदमी को बीमार हुआ तो जाकर के वहाँ रख दो, मर जाएगा, उसको मोक्ष मिल जाएगा। ये अवधारणा थी आपके धर्म की। आप कहिए कि नहीं, हमारे धर्म का हम धर्म का आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन धर्म की जो बात है उसको बुद्धि से तो तौलिएगा। जो देखे कि भाई हमारे बुजुर्ग जो है वो हमारे लिए अनुपयोगी हो गए, तो उनको जाकर के वहां पर छोड़ दिए कि जाके वहां पर जाके मर जाओ। ये कौन धर्म का ये शिक्षा है? आप कहते हैं कि हमारा धर्म बहुत उज्जवल है, ये है वो है, तो आप जानिएगा तब ना। तो आज आपके सामने क्या चीज विकसित कर दिया गया है? आप धर्म को जानते ही नहीं है, कभी जहमत ही नहीं उठाइएगा उसको पढ़ने का, उसको समझने का। तो कोई भी मूर्ख पंडित आपके सामने आएगा, संस्कृत में क्या बोल रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। आप प्रसन्न होकर के सुनते रहिएगा, हा, क्योंकि आपको तो समझ में आता नहीं है। हम अपने एक रिलेटिव के यहाँ गए, उनके यहाँ एक पंडित रुद्राभिषेक करवा रहा था, पूरा घर के लोग प्रसन्न होकर के, और हम देख रहे हैं कि वो पुरुष सूक्त पढ़ रहा है। बोले यार पुरुष सूक्त, रुद्री पाठ करके कम से कम रुद्र का अभिषेक करना चाहिए। पुरुष सूक्त मान लीजिए वैदिक है तो भी विष्णु की आराधना में किया जाता है। लेकिन हम सोचे कि भाई काहे के लिए पंडित को डिस्टर्ब करने, कहीं गुस्सा उसा गया दुर्वासा की तरह कुछ घर वाले हम ही को भगाएंगे वहां से, मार पीट के कि भाग गई उपद्रवी तत्व। हम चुपचाप सुन के चले आए। नहीं कर सकते हैं ना, समाज का कुछ मर्यादा है, उस मर्यादा को आपको मानना पड़ेगा। उस समाज में रहते हैं तो हमारे यहाँ कोई करेगा तो हम तो सीधा करके रखते हैं। हमारे सामने तो वो सीधा रहते हैं पंडित। बहुत जगह श्राद्ध में शादी का मंत्र पढ़ते हैं, शादी में श्राद्ध का मंत्र। खैर छोड़िए। तो हम लोग ये जो 15 हमारा सांस्कृतिक उत्सव है, एक धेडो को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में शामिल किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO के द्वारा एक गांव है, बिहार कहते हैं, गुजरात का एक गांव है। गुजरात में कच्छ का जो क्षेत्र है ना, कच्छ का रण वाला जो क्षेत्र है, पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ, उस क्षेत्र में धोर्डो नाम के एक गांव को, एक्चुअली ये ग्रामीण विकास के लिए पर्यटन, मतलब कि पर्यटन के थ्रू ग्रामीण विकास किस प्रकार से हो, इसके लिए ये योजना शुरू की गई थी। तो इसमें पूरे देश, पूरे विश्व के गांवों को प्रोत्साहित करने के लिए ये मान्यता दी जाती है। तो इसका जो 25वां सत्र था अक्टूबर 2023 में समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ था। समरकंद के बारे में एक दिन और चर्चा किए थे, समरकंद के बारे में ध्यान में है? अमन बताइए तो, समरकंद से कौन आया था भारत? अमन, सोनम तुम बतलाओ तो। निधि, बाबर आया था। तो 54 गांवों को इस बार शामिल किया गया, जिसमें से भारत का एक धोर्डो गांव है गुजरात, और गुजरात में भी उसके कच्छ वाले क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा 3 भारतीय साहित्यिक कृति को MOWCAP का फुल फॉर्म है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमिटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक। उसके 3 भारत के 3 पुस्तक को इसके रजिस्टर में शामिल किया गया। इसका बैठक उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है, वहाँ पर हुआ था। उसमें भारत की 3 ग्रंथों को इस ग्रुप में सम्मिलित किया गया है। ये 3 ग्रंथ जो हैं वो रामचरितमानस है, पंचतंत्र है और सहृद लोक लोचन है। रामचरितमानस के विषय में आप जानते हैं, किसके द्वारा लिखी गई है? अमन, तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है, इसके बारे में जानते हैं।
सहृद लोक लोचन ये किसके द्वारा लिखी गई है? एक आनंदवर्धन थे, उनके द्वारा ये लिखी गई थी। और ये मुख्यतः काव्य शास्त्र की पुस्तक है। जैसे मम्मट का काव्य प्रकाश है ना, तो काव्य का क्या लक्षण होगा, काव्य कविता कैसे लिखनी चाहिए, इस पर यह पुस्तक है। ये ध्यान में रखिएगा, काव्य शास्त्र की पुस्तक है। और आनंदवर्धन के द्वारा लिखी गई है। क्लियर? 3 पुस्तकों का नाम याद रखिएगा, इसके राइटर्स का नाम पूछा जा सकता है आपसे। अगला ग्वालियर और कोझिकोड, इस दोनों को यूनेस्को का रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। ग्वालियर और कोझिकोड को। अब आते हैं ऐसा शहर का 7 क्राइटेरिया होता है। 7 क्राइटेरिया के स्तर पर इनको मान्यता दी जाती है, जिसमें शिल्प है, लोक कला है, आर्ट मतलब मीडिया आर्ट है, फिल्म को लेकर के है, डिजाइनिंग, पाक कला को लेकर के, साहित्य, संगीत, इन सब को लेकर के इस सूची में शहरों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर ग्वालियर को किस चीज़ के लिए मान्यता दी गई? ग्वालियर किस चीज़ के लिए जाना जाता है? संगीत। पढ़ रट तो लिए हैं, गुड। संगीत में ग्वालियर का क्या योगदान है? कौन कौन से संगीत के हस्ती यहाँ से हुए हैं? तानसेन तो रीवा के थे, रीवा के थे और रीवा से उनका सीधे चले गए थे। वो जितना भी किताब लिख रहा है ना, वो सब उठपटांग लिख रहा है। रीवा के थे, रीवा से सीधे अकबर के दरबार में चले गए थे। ग्वालियर से उनका जुड़ाव दूसरे चीज़ में था। जुड़ाव क्या था कि इसी क्षेत्र में स्वामी हरिदास का आश्रम हुआ करता था, जिस हरिदास के आश्रम में उन्होंने शिक्षा ली थी। तो इसके अलावा यहाँ पर संगीत का, ग्वालियर घराने का जो शुरुआत माना जाता है, तो 3 आदमी थे उसको शुरू करने वालों में। 3 प्रमुख संगीतकार वहाँ से हुए थे। एक तो कोई वहाँ का राजा था मान सिंह, दूसरा उसकी पत्नी थी मृगनयनी, जिसको गुजरी रानी भी कहा जाता था, और तीसरे वहाँ के थे बैजू बावड़ा। ये तीनों समकालीन थे, राणा सांगा के समकालीन थे ये तीनों। तो जितना भी आप देखते हैं राग गुजरी तोड़ी, ये सब इन्हीं लोगों के द्वारा बनाई गई थी। कोझिकोड जो है, इसको साहित्य के क्षेत्र में शामिल किया गया है। अब वो ये क्या नाम है, एक मूवी थी पुरानी, कोई मूवी, उसके आधार पर नहीं डिसाइड कर लीजिएगा कुछ। जो ऐतिहासिक घटनाक्रम हो उसके आधार पर आप कोई भी चीज़ की चर्चा करें। तो तानसेन रीवा की दरबार में पहले हुआ करते थे। रीवा की दरबार से अकबर के दरबार में गए थे। रीवा नरेश ने खुद उनको कंधा दिया था, उनका जब पालकी जा रहा था अकबर के दरबार में था। वो भी ये इसके बारे में जो भी फैक्ट्स है, फैक्ट्स थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। रचनात्मकता को लेकर के शहरों को शामिल किया गया। कोझिकोड को साहित्य के लिए शामिल किया गया है। खास करके केरल साहित्य उत्सव जो होता है वो हर साल कोझिकोड में मनाया जाता है, और ये लोकल साहित्य को प्रश्रय देने वाला बहुत फेमस मूवमेंट है साहित्य उत्सव। और इस कारण से कोझिकोड जो है उसको साहित्य के कारण रचनात्मक शहर के रूप में, क्रिएटिव टाउन के रूप में मान्यता दी गई है। क्लियर? तो आज यहीं तक रहने देते हैं। ये सब याद रखिएगा, ये तीनों जो लास्ट वाला चारों है, यहाँ से प्रश्न बनने की सबसे ज़्यादा संभावना रहेगी। ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न, कल वाला क्लास और आज वाला, इस दोनों से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। हाँ, क्योंकि यहाँ से जब भी कुछ नया परिवर्तन होता है, वो किसी न किसी तरह से घुमा फिरा करके वो प्रश्न पूछता ही पूछता है।
हाँ, खुद कर लीजिएगा वो, नहीं तो ज्योग्राफी के जो सर हैं उनसे आप संपर्क कर लीजिएगा, वो आपको अवेलेबल करवा देंगे। प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, दोनों चीज़ के मामले में, ओर के विषय में भी, मतलब माइंस के विषय में, और जो कुछ भी ये है कॉर्प्स है उसके बारे में ज़रूर याद कर लीजिएगा। वहाँ से आप हर साल पलट के देखिए ना, 2-3 प्रश्न वहाँ से रहता है हर साल। हाँ, उनसे कोऑर्डिनेट करके उनसे ले लीजिएगा वो डाटा। सब काम हम नहीं कर सकते हैं ना, तो उनसे 1-2 बार बात कर लीजिए कि सर डाल दीजिए। हाँ, उनको फ़ोन करके उनसे कांटेक्ट कीजिए। हाँ, तो उनसे मांग लीजिए डाटा, वो ज़रूर याद कर लीजिएगा। एक तो कि सेंसस से जुड़ा हुआ डाटा है, जब तक नया नहीं होता तक पुराना नहीं होगा। तो मेरा एक सेंसस से पूरा क्लास ही यूट्यूब पर दिया हुआ है। मेरा पूरा एक 15 मिनट का मुश्किल से एक वीडियो है जहां से सेंसस वाला सारा कुछ हो जाएगा आपका। मेरा एक 15 मिनट का वीडियो है, लिंक क्या भेज देंगे, आप खुद सर्च कीजिएगा, हम उतना खोजते चलेंगे, दिखा देते हैं कहां पर है वो। डिवाइस भी होता है। यूट्यूब यहाँ पर है। यूट्यूब पे सार्थक संवाद पे जाइएगा ना, वहाँ पर अवेलेबल है। Luckily for me, I recently got an upgrade to Gravity Pro, and it's been absolute lifesaver. Right now, they have an amazing इसमें होगा, इसी में होगा वो। ये वाला, ये पूरा देखिएगा। हम लोग देखते तो सबसे पहले हम लोग जनसंख्या पर ही आते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या। ये वाला वीडियो आप लोग ये इससे करिएगा, 15 मिनट का मुश्किल से वीडियो है। उतना जहमत आप लोग भी उठाइए थोड़ा, इतना काम हम करने लगे तो आप लोग क्या कीजिएगा फिर। दिखला बतला दी कहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ से आप खोज के देख सकते हैं, है ना। 5 मिनट लगेगा आपको मुश्किल से यूट्यूब पर। क्या ये पीपीटी क्यों?
जो छूट गया होगा लिख लीजिएगा। आज रहने देते हैं यहीं तक। कल सर्वे सर क्लास लेंगे इकोनॉमिक्स का। परसों फिर जो बचा हुआ टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। Yeah.